दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए पेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण से प्रश्न जिनको आपको दिमाग में रखना बहुत ही आवश्यक है। कल से पेट के एग्ज़ाम आपके शुरू हो रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो ज़्यादा बातें ना करते हुए। भारत की आकृति कैसी भैया? चतुष्कोणीय है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान? तो आप बताइएगा। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको याद रखना है। संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो यह 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और भारत की कुल मुख्य भूमि की बात अगर करेंगे तो यही 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य से जो भारत का जो नक्शा आप देखते हो ना, वो नक्शे की बात हो रही है, जो मुख्य भूभाग है उसकी, ठीक ना। वैसे भारत का पूरा इलाका जो विस्तृत है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, है ना। इसी तरीके से आप देशांतरी विस्तार भारत का याद रख सकते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट से, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? आप सबको पता है। 23 डिग्री 30 मिनट को उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ना। आप पृथ्वी के गोलार्ध है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। आपको पता है ये उत्तरी गोलार्ध और यह दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक ना। आगे देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप सबको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं, इनको आप दिखा लीजिए। सबसे पहले गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आप सबको पता ही है। आप इसको इस ट्रिक से याद रखते हैं, मित्र पर गमछा झार, है ना। आप लोग इस ट्रिक से याद कर लेते हो ना। मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। अब पर से पश्चिम बंगाल था, ठीक ना। इस तरीके से आप याद रखते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। सवाल इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो भैया वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान, गुजरात में प्रभावित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। भारत का मानक समय कितना है? तो भारत का मानक समय, है ना, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसको बोलते हैं ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। इसको आपको दिमाग में रखना है और इसको याद रखना है ना। भारत की देखिए, अगर आप देशांतर की बात करेंगे तो ये आपका मान लीजिए प्राइम मेरिडियन है और ये 82 डिग्री 30 मिनट है। ये पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर समय जब भी किसी का दिया रहे तो आप उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। 15 डिग्री पर होता है 1 घंटा। तो भारत कितना डिग्री है आगे? 82 डिग्री 30 मिनट। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको निकल के आगे कि भारत जो है का समय 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है ना, ग्रीनविच माध्य रेखा से। यानी यहाँ 12 बज रहे होंगे दिन के, तो यहाँ शाम के 5-5:30 बज रहे होंगे, है ना। उसी तरीके से आप बढ़ा लीजिएगा। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया भैया? अब 82 डिग्री 30 मिनट। इसको लेकर क्वेश्चन पूछता कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, मिर्ज़ापुर, और कभी कभी आपको नैनी का नाम आता है। तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 12वां। 13वां, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं भैया? तो 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। वहीं अक्षांश की बात करेगा, अक्षांश वृत्त की बात करेगा तो वृत्त बताइएगा 179, और अक्षांश रेखाओं की बात करेगा तो बताइएगा 181, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 15 डिग्री घूमने में भैया 1 घंटा लगता है ना। उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको निकल करके आएगा कि 1 डिग्री घूमने में आपको 4 मिनट लग जाएंगे। 60 मिनट में 15 डिग्री आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना।
15 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन बलित पर्वत है और ये हिमालय का भाग है, आपको पता ही है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो मध्य हिमालय में स्थित है ना। आपको पता है कि हिमालय के 4 पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, इस तरीके से आप 4 पार्टों में बांटते हैं, लघु हिमालय और वाह हिमालय, इस तरीके से आप 4 पार्ट में बांटते हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है और दक्षिण के पूर्व से आपका विस्तारित है। लद्दाख कहाँ है भाई? लद्दाख अक्साई चीन का भाग है। 18वां सवाल हमारा कश्मीर घाटी कहाँ है? और ये सवाल आता है तो कश्मीर घाटी किस, तो आप बताइएगा। यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के, कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, किसी भी प्रश्न को छोड़ने लायक नहीं है। आप पेट के एग्जाम से पहले अगर जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा। मैं बहुत फास्ट तरीके से आपको रिवाइज करा रहा हूं, आप दिमाग बस केवल मगज करके जाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला पूछता है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो आप उसको याद रखेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जबकि हिमालय क्या है भैया? हिमालय श्रेणी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। महान हिमालय को क्या कहा जाता है? जो ना, महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। पूछता कि अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार का उदाहरण, तो आप याद रखिएगा अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया? अरावली हमारी श्रृंखला जो है ना, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक, है ना, अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष और अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है, उनको ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली कहाँ से शुरू होती है? तो अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, है ना, इस प्रायद्वीप का वाला जो हिस्सा है जो 3 ओर समुद्र से घिरा है, इस पार्ट का दक्षिण भारत की, या कह सकते सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अनाईमुडी, है ना। अनाईमुडी जो है 2695 मीटर है और केरल के कहाँ? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। इडुक्की जिले में स्थित है अनाईमुडी। दक्षिण भारतीय या प्रायद्वीपीय भारत का जो पार्ट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी, है ना, भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट समझ, भारत के नक्शे में आप समझ रहे होंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है। ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है ना। तो आप ये पूछ रहा कि ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, जिनको ब्लू माउंटेन्स कहा भी जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछता है कि इनकी सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो सर्वाधिक ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है। डोड्डा बेट्टा कहते जाता है। और अगर आपसे सवाल यही पूछ दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप बताइएगा केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 मीटर की ऊंचाई पर है और ये POK में है, ये ध्यान रखिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है। भारत की वह सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में ही है, देखो कि तो पाक अधिकृत कश्मीर में चली गई, तो वह है कंचनजंगा सिक्किम, जिसे विश्व विरासत में मिश्रित में व्यवस्था में जगह रखी है इसको। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, कंचनजंगा जो भारत में स्थित चोटी है, ठीक ना। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? तो एवरेस्ट की चोटी को तिब्बती भाषा में चोमुलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चोमुलुंगमा कहते हैं, ठीक है ना। वहीं एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या कितनी? तो इसको याद रखेंगे, 6,40,932 गाँव हैं। अच्छा, बास जल संधि किसके मध्य है? तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है बास जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। ओरोंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल जल संधि आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आप जिसको रिपीट करते हुए चलिए हमारे साथ, है ना। हारमुज जल संधि किसको जोड़ती है? आप विश्व भूगोल का यह पार्ट है आपको, है ना। जल संधि कहते हैं किसको आपको पता है ना? 2 सागर की राशियों को जोड़ने वाली जो जल राशि होती है ना, यही आपकी जल संधि कहलाती है। आप विश्व के नक्शे पर देखेंगे तो आपको जगह जगह आपको ऐसी संधियाँ, जो सागर बड़े बड़े जलाशय हैं, सागर जलाशय का मतलब सागरों को आप कह सकते हो, ठीक ना, उनको जोड़ने वाली जो लाइन होगी पतली सी, वह
आपकी जल संधि कहलाएगी। तो हार्मुज जल संधि क्या, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। टारस जल संधि अराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। डार्डेनलीज जल संधि मारामारा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। बिल्कुल इसी तरीके से बासफोरस जल संधि काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है। इसी तरीके से आप देख लीजिए मकास्तार जल संधि जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ती है। ठीक, बाक्कल मानदेव जल संधि ये विश्व भूगोल से आपका लिया गया। मलक्का संधि इसमें इंपॉर्टेंट है। मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। प्रश्न पूछा भी गया था। अच्छा, पाक जल डमरू मध्य ने पाक जल संधि किसको जोड़ती है भैया, ये भी आपके लिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी मन्नार जोड़ने वाला काम पाक जल संधि है। लुजोन जल संधि किसको किसको जोड़ती है, दक्षिण चीन जिसको लेकर के विवाद होता है और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और डेनमार्क की जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, जिसको बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें 48वां आपको याद रखना पड़ेगा कि जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है। तो ये मैं जो इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको तो आपको जरूर याद में रखना है। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, इंपॉर्टेंट है ना। और मलक्का जल संधि इंपॉर्टेंट बताया, पाक जल डमरू पाक जल संधि बताया, इसको आप दिमाग में जरूर बैठा कर रखेंगे। कोरिया जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। मैगलेन प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक ना, यहाँ तक आपके प्रमुख संधियाँ हो गई विश्व की, जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आइए हम 10 से 15 क्वेश्चन इतिहास के देख लेते हैं, सल्तनत काल का देख लेते हैं कुछ प्रश्न। गयासुद्दीन बलवन को किस नाम से जाना जाता था, है ना। गयासुद्दीन जो कि फारसी त्योहार नौरोज बड़े ही धूमधाम से मनाता था, है ना। नौरोज ये उलूम खान के नाम से भी जाना जाता था, है ना। कहा तक रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो गयासुद्दीन बलवन ने अपनाई थी। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों लोगों को बख्शीशें देता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। ठीक ना। आपका सवाल है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। मेगास्थनीस किसका राजदूत था भैया, मेगास्थनीस सिल्युकट निकेटर का भेजा गया राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। यह एक यूनानी राजदूत था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका के लेखक का नाम पूछता तो मेगास्थनीज। अच्छा, गुप्तकालीन के प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए और कहाँ स्थित है, तो विष्णु मंदिर है टिकवा मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर है भुमरा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर है नचना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश में है और भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सभी गुप्त काल के मंदिर हैं, गुप्तकालीन मंदिरों को आपको याद रखना पड़ेगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, आपको पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। जबकि एलिफेंट की गुफा कहाँ, एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्णा प्रथम ने कराया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। संगम साहित्य ना में क्या है, संगम साहित्य में केवल चोल चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कोटे का जो राशन होता है ना, किसने प्रारंभ कराया था, तो सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। उसी की सेना में थे ना मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। साथियों बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन प्रश्न कल पेपर के सुबह तक के लिए आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिनको आपको बस केवल एक बार रिपीट करके एग्जाम में जाना है। मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो पार्ट सबसे इजी आपको लगे उन प्रश्नों को करिए, अपना पहले मोराल हाई करिए, अपना उत्साह बढ़ाइए, फिर कठिन प्रश्नों को आप मगअप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर